हेलो डियर स्टूडेंट, मैं कमलेश शर्मा एक बार आप सबके बीच फिर से उपस्थित हुआ हूँ नीकी केमिस्ट्री क्लासेस लेकर। तो बेटा आज हम बात करेंगे सीरीज नंबर 4 की। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए हुए, क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी बेटा नाइट बहुत हो चुकी है। तो चलो देखते हैं बेटा। तो वही है बेटा, सेम इस बार हम जो आपका सीरीज लेकर आए हैं ना, तो वो बेटा आपकी सीरीज नंबर 4 है। और सीरीज नंबर 4 में जो चैप्टर होंगे वो होंगे बेटा आपके 6 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। टोटल आपके 10 चैप्टर है ना, ठीक है ना। तो 10 चैप्टर में 5 चैप्टर तो पहली बुक में थे, फिर दूसरी चैप्टर में जो बेटा आपका हेलो एल्केन है वो, फिर हमने आपका एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की एक सीरीज बनाई है, वो अलग आगे बताएंगे। फिर इसमें बेटा हमने आपका एमीन और आपका वायु मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिया। 3 चैप्टर है इसमें, 2 उसमें। हमने आपको पहले बताया भी था कि हम आपको किस टाइप से सीरीज देंगे। इसके बाद अगला जो सीरीज होगा वो वही होगा, फिर आपके दूसरी बुक का होगा, फिर 2 आपके पूरे पूरे बुक के होंगे। क्लियर है ना, 2-3 जो भी होंगे वो बाद में देखेंगे। तो सीरीज नंबर आपकी बेटा 4 है, और इसमें आपका सबसे पहले आप जो है ना सेक्शन ए पढ़ोगे। और सेक्शन ए में बेटा वही सेम है कि सेक्शन ए में आपके बहुविकल्पी टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। और बेटा कितने प्रश्न आएंगे? 16, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका आधे नंबर का होगा, तो मतलब 8 नंबर का आएगा आपका बहुविकल्पी। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन होगा फर्स्ट नंबर है बेटा कि निम्न में से कौन सा यौगिक हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा? कौन सा यौगिक हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा? पहला ऑप्शन है बेटा आपका मैथेनॉल। दूसरा है बेटा आपका एथेनॉल। तीसरा है बेटा 1 प्रोपेनॉल एंड बेटा फोर्थ नंबर है 1 ब्यूटेनॉल। तो अब इनमें से देखो बेटा कौन देगा। तो हम आपको एक थोड़ी सी हिंट देते हैं बेटा। होता क्या है कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया वही देते हैं बेटा जिनमें वही एल्डिहाइड या आपके कीटोन, या हम ये कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल हेलोफॉर्म अभिक्रिया देंगे, जिसमें बेटा सी, फिर इसके बाद देखो CH3 के बाद ये C और OH, और इन 2 वैलेंसी से कुछ भी जुड़ा। अगर एल्कोहल की बात करें तो 2 वैलेंसी से आप कुछ भी जोड़ दो, मतलब इतना तो होना ही चाहिए। फिर यहाँ पर चाहे आप H जोड़ दो, चाहे CH3 जोड़ दो, जो भी मन करे वो जोड़ दो, मतलब इतना होना चाहिए जो हमने लिखा है। तो इतना किस में होगा? जैसे मैथेनॉल की बात करें बेटा, तो मैथेनॉल तो फार्मूला होता है CH3OH, मतलब एक ही कार्बन, हमें कार्बन कम से कम 2 चाहिए, मतलब मैथेनॉल तो नहीं होगा। अब आपकी बेटा की बात करें एथेनॉल का मतलब क्या हो जाएगा? इधर दोनों में क्या जुड़ जाएंगे? H, इसका मतलब है एथेनॉल ये टेस्ट देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यही। आगे भी देख लेते क्या प्रोपेनॉल देगा। प्रोपेनॉल में क्या हो जाएगा बेटा? देखो प्रोपेनॉल में क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल का फार्मूला ये होता है CH3CH2OH। क्या होता है बेटा? सॉरी, प्रोपेनॉल में 3 आएंगे, CH3OH। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो बेटा OH जिस पर जुड़ा उस पर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, मतलब ये इस प्रकार से है। CH2 तो हो ही गया, CH3 और CH2। ये हमने कहा था कि अपने पास कार्बन के साथ केवल एक ही कार्बन हो, मतलब ये CH3 तो ही देगा। सेम ब्यूटेनॉल में भी यही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें केवल एक ही मॉलिक्यूल ऐसा है एथेनॉल जो आपका हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। दूसरा चलते बेटा सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर लिखा है कि फिंकल-स्टेन अभिक्रिया में होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? फिंकल-स्टेन अभिक्रिया में होता है। और ऑप्शन देखो बेटा, ऑप्शन से हम बताएंगे क्या होता है। पहला लिखा है कि विहाइड्रोजनीकरण होता है, सॉरी विहाइड्रो हैलोजनीकरण लिखा है, विहाइड्रो हैलोजनीकरण। दूसरा लिखा है बेटा हाइड्रोजनीकरण। तीसरा लिखा है बेटा हैलोजन विनिमय एंड बेटा चौथा ऑप्शन लिखा है ऑक्सीकरण। तो बेटा जो फिंकल-स्टेन अभिक्रिया है ना, तो इसमें क्या होता है आपका एल्किल आयोडाइड बनता है। तो हम करते क्या है बेटा, एक एल्किल हैलाइड ही लेते हैं और उसको हम NaI के साथ, देखो हम हिंट दे दें, आपने RX लिया और इसकी क्रिया NaI के साथ कराते हो एसीटोन की प्रेजेंस में, और आपका क्या बनता है बेटा RI, यानी कि X निकलता है और I आ जाता है वहां पर, और बनता क्या है NaX। तो इसका मतलब क्या हुआ,
आई क्या है बेटा, हैलोजन, और एक्स भी क्या है, हैलोजन। तो हैलोजन का क्या हुआ है, विनिमय हुआ है। इसका मतलब इस अभिक्रिया में क्या होता है, हैलोजन विनिमय होता है। क्या होता है बेटा, हैलोजन का विनिमय होता है। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है आपका बेटा, हेलो एरीन का उदाहरण है, हेलो एरीन का उदाहरण है। और पहला ऑप्शन लिखा है बेटा CH3Cl, दूसरा लिखा है C6H5CH2Cl, और तीसरा लिखा है बेटा C6H6Cl6, एंड लास्ट लिखा है बेटा C6H5Cl। अब देखो बेटा, हेलो एरीन, हेलो एरीन का मतलब क्या है बेटा, एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट आपका हेलोजन जुड़ा, उसे हम हेलो एरीन कहते हैं। तो बेटा इन सब में देखो, ये तो CH3Cl मतलब ये तो नहीं है, यहाँ C6H5CH2Cl मतलब C6H5 तो ये हो गया, इससे एक CH2 जुड़ा है, फिर उससे हेलोजन, तो ये तो बेंजिल हैलाइड हो गया है ना। लेकिन ये हेलो एरीन की बात कर रहे हैं, यहाँ C6H5 C6H6Cl6 है, मतलब ये फिर बेटा रिंग नहीं रही, अंदर का बॉन्ड हो जाएगा, तब यहाँ पर Cl जोड़ोगे, C6H6Cl6 का ये हो गया, मतलब ये बेंजीन रिंग नहीं है, तो एरोमेटिक रिंग नहीं है, तो इसका मतलब एरीन तो नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, क्या, C6H5, यानी बेंजीन रिंग पर क्या जुड़ गया बेटा, Cl जुड़ गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में मध्यवर्ती बनता है, मध्यवर्ती बनता है। पहला ऑप्शन देखो बेटा लिखा है CN-, दूसरा लिखा है NC, तीसरा लिखा है बेटा CCl2, एंड चौथा लिखा है बेटा आपका Cl-। तो देखो बेटा हम आपको बता दें, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या होता है, आपका आइसोसाइनाइड बनता है, एक दुर्गंधयुक्त पदार्थ। तो आप सोचोगे सर NC होगा, लेकिन नहीं होता बेटा। मध्यवर्ती जानते हो क्या बनता है, मध्यवर्ती आपका डाइक्लोरोकार्बीन बनता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया में। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा कि निम्न में से किस यौगिक का, निम्न में से किस यौगिक का, किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, शून्य होता है। पहला ऑप्शन दिया है इन्होंने बेटा CH3Cl, दूसरा दिया इन्होंने CHCl3, तीसरा दिया बेटा CCl4, एंड चौथा दिया इन्होंने ऑप्शन CHI3। तो बेटा द्विध्रुव आघूर्ण किसका शून्य होगा इन सभी यौगिक में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। किसका होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि शुष्क Ag2O, शुष्क Ag2O के साथ, के साथ क्रिया करके एल्किल हैलाइड देते हैं, क्रिया करके एल्किल हैलाइड देते हैं। क्या देते हैं बेटा, पहला इन्होंने ऑप्शन लिखा है एस्टर, दूसरा लिखा है बेटा इन्होंने बी नंबर ईथर, तीसरा ऑप्शन दिया बेटा इन्होंने कीटोन, एंड चौथा ऑप्शन लिखा है इन्होंने बेटा डी नंबर AgCl प्लस हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन ये दिया है। तो देखो बेटा शुष्क Ag2O के साथ क्रिया करके एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का मतलब है बेटा RX, ठीक है ना। तो RX के दो अणु क्या करते हैं बेटा, Ag2O के साथ रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ से 2Agx निकलता है, और साथ ही साथ क्या होता है ROR, मतलब ROR, यानी कि ये बन गया बेटा आपका क्या, ईथर। तो क्या बनता है उत्पाद आपका, ईथर बनता है। क्लियर हुआ बेटा, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो बेटा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, 7 नंबर बेटा एल्किल एमीन, एल्किल एमीन में नाइट्रोजन परमाणु, में नाइट्रोजन परमाणु की संकृत अवस्था है, की संकृत अवस्था है। पहला ऑप्शन दिया है बेटा इन्होंने sp2, sp2, दूसरा दिया है sp3, तीसरा दिया है बेटा sp, एंड चौथा दिया है sp3d।
देखो बेटा एल्किल एमीन का मतलब ये रहा बेटा RnH2, ठीक है। प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, कोई सा भी, जैसे मान लो ये प्राइमरी है, अब ये हम कह रहे हैं बेटा सेकेंडरी है, और ये कह रहे हैं हम आपका कि टर्सरी है। ये हो गए ना तीनों। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन पर क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन पर क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा हम संकरण कैसे निकालते हैं, संकरण निकालते हैं सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर। सिग्मा बंध और लोन पेयर अगर इनका योग 4 आए तो sp3, 3 आए तो sp2, और बेटा अगर 2 आए तो sp, और मान लो अगर 4 से ज़्यादा आए, 5 आए तो sp3d या dsp3, है ना। या इसमें भी बेटा आपका d2sp2 सॉरी dsp2 भी हो जाता है स्क्वायर प्लेनर के लिए। ये आते हैं। तो हम देखते हैं बेटा यहाँ पर क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड दिए, एक सिग्मा बॉन्ड दिए, एक सिग्मा बॉन्ड दिए। यहाँ पर भी हम दिखा दें बेटा ये H, यहाँ पर भी दिखा दें ये H, इस प्रकार से जुड़े होंगे। तो इसका मतलब है सभी में ओवरऑल अगर हम देखें तो 3 सिग्मा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 3 सिग्मा और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 आया। 4 आया तो इसमें ऑप्शन 4 के लिए क्या होगा, sp3। मतलब एक ऐसा 3 p कक्षक आपस में ऑर्बिटल बनाएंगे, टोटल 4 ऑर्बिटल। तो ये था बेटा आपका, कोई भी आपकी एमीन हो, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, तो इसमें आपका संकरण कौन सा होगा, sp3 होगा। आगे देखो बेटा, अगला क्वेश्चन लिखा है आपका 8 नंबर। 8 नंबर लिखा है क्लोरोपिक्रिन का सूत्र है। क्या लिखा है बेटा, क्लोरोपिक्रिन का सूत्र है। और पहला ऑप्शन है बेटा CnO2 CCl3, दूसरा है बेटा CClNO2 का होल थ्राइस, तीसरा बेटा ऑप्शन है CnO2 का होल ट्वाइस Cl2, एंड चौथा है बेटा इनमें से कोई नहीं। तो बेटा क्लोरोपिक्रिन का जो सूत्र होता है वो होता है CnO2 CCl3। क्या होता है बेटा, CCl3 नहीं Cl3, सॉरी। आगे हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 9। 9 नंबर पे लिखा है बेटा कि जब एसिटामाइड को, किसको बेटा, एसिटामाइड को, जब एसिटामाइड को क्या करते हैं हम बेटा, ब्रोमीन और कास्टिक सोडा, ब्रोमीन व कास्टिक सोडा मतलब बेटा NaOH के साथ गर्म करते हैं, के साथ गर्म करते हैं, तो प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता है। तो देखते हैं बेटा क्या प्राप्त होता है। तो पहला ऑप्शन लिखा है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। दूसरा लिखा है बेटा मैथिल एमीन, मैथिल एमीन। तीसरा लिखा है बेटा आपका मैथिल ब्रोमाइड, मैथिल ब्रोमाइड। एंड बेटा चौथा आपका लिखा है मेथेनॉल। तो देखो बेटा एसिटामाइड, एसिटामाइड का मतलब क्या हो जाएगा बेटा CH3CONH2, हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना बेटा। जब आप इसकी रिएक्शन किसके साथ, ब्रोमीन और बेटा NaOH के साथ कराते हो तो क्या बनता है, तो बेटा आपका CH3NH2, यहाँ से CO गायब हो जाएगा, मतलब एक कार्बन कम हो जाएगा, यानी कि मैथिलएमीन बनती है। तो इसका मतलब है ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपका सेकेंड, क्योंकि हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया में किसका निर्माण किया जाता है, एमीन का, और एमीन इन चारों ऑप्शन में केवल और केवल एक ही है। क्लियर है ना। आगे चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है बेटा कि सूत्र, एक इन्होंने सूत्र दिया है C4H11N से कितने प्राथमिक एमीन संभव हैं, से कितने प्राथमिक एमीन संभव हैं। पहला ऑप्शन दिया है इन्होंने बेटा 1, दूसरा ऑप्शन दिया है बेटा 2, तीसरा ऑप्शन दिया है इन्होंने 3, एंड बेटा चौथा ऑप्शन दिया है इन्होंने 4। तो C4H11N देखना बेटा, एक तो आप सीधे सीधे जैसे ये कार्बन कार्बन सीधे कार्बन जोड़ दिया, एक ये नाइट्रोजन जोड़ दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर होगा क्या बेटा 3, यहाँ पर 2, तो 3 2 5 2 7 2 9, तो 2 बच गए, हो गया ना 11। एक तो ये बन जाएगा, एक क्या हो सकता है बेटा,
कि यही ग्रुप आपका, मान लो यहाँ पर हमने H जोड़ दिया, इस ग्रुप को यहाँ जोड़ दें, मतलब दूसरे नंबर पे आ जाए। क्लियर है ना। एक बार क्या हो सकता है, प्राथमिक एमीन ही बनाना है तो CH3 इधर कर देते हैं CH2 इधर, और ये इधर इधर जुड़ जाएगा CH NH2, ये भी प्राथमिक एमीन ही है। ये भी क्या है बेटा, प्राथमिक एमीन है। ठीक है ना। इसको ऐसे नहीं, ऐसे बताते हैं हम आपको, चारों लिख के दिखा देते हैं। ठीक है, CH3 CH2 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 NH2। क्लियर हो गया बेटा। दूसरा क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH NH2 और बेटा CH3, दूसरा हो गया ये। तीसरा क्या बेटा, CH3 C, इधर भी दिखा देते हैं, एक काम करते हैं, CH3 CH3 CH CH2 NH2 हो गया ये तीसरा। अब चौथा क्या हो जाएगा बेटा, देखो CH3 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 CNH2। क्लियर हो गया ना। तो ये आपका, सॉरी ये तो टर्सरी हो गया, इन्होंने कौन सा पूछा है, प्राथमिक पूछा है। सॉरी बेटा, ये तो आपका टर्सरी है, CH3 CH3 और एक तो ये पहले नंबर जुड़ गया, दूसरा दूसरे नंबर पे, और एक ये बन सकता है। तो टोटल बेटा आपके कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, इससे ज़्यादा बनेंगे ही नहीं। आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है बेटा कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर आगे क्या है बेटा, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। पहला लिखा है बेटा इन्होंने आंसर कि मैथिल एमीन अमोनिया से अधिक अम्लीय है, अमोनिया से अधिक अम्लीय है। दूसरा ऑप्शन में लिख रहे हैं बेटा ये मैथिल एमीन अमोनिया से कम क्षारीय है। तीसरा लिख रहे हैं बेटा ये सी नंबर ऑप्शन, मैथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है। एंड डी नंबर है बेटा मैथिल एमीन क्षारों के साथ लवण बनाती है, मैथिल एमीन क्षारों के साथ लवण बनाती है, ये है। देखो बेटा, अब देखो बेटा मैथिल एमीन का मतलब क्या है, CH3 और NH2 एक लोन पेयर, और अमोनिया क्या होता है बेटा, NH3। क्लियर हो गया। अब क्या है, इन्होंने कहा कि कौन सा कथन सत्य है। इन्होंने कहा पहला कि मैथिल एमीन अमोनिया से अधिक अम्लीय है। अम्लीय का ऑप्शन इसलिए नहीं है बेटा, ये इससे क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट किसके समानुपाती होता है, क्षारीय गुण के, मतलब क्षारीय गुण ज्यादा होगा, अम्लीय गुण ज्यादा तो नहीं होगा, यानी कि पहला ऑप्शन खत्म। दूसरा लगा कि मैथिल एमीन अमोनिया से कम क्षारीय है, क्योंकि देखो बेटा अमोनिया में कोई प्लस आई समूह वाला ग्रुप तो है नहीं, लेकिन मैथिल एमीन में एक प्लस आई समूह वाला ग्रुप है, इसका मतलब ये ज्यादा क्षारीय है, ये क्या है, कम है। तो इसका मतलब तीसरा ऑप्शन मैथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। अगर चौथे ऑप्शन की भी बात कर ले कि मैथिल एमीन क्षार के साथ लवण बनाती है, नहीं बनाएगी, क्योंकि मैथिल एमीन खुद क्षारीय है। तो बेटा क्षार जो है ना वो क्षार के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, क्षार तो अम्ल के साथ रिएक्शन करके लवण बनाएगी। क्लियर है कि नहीं। चलो आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा कि डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक नहीं होता, है। और पहला ऑप्शन लिखा बेटा इन्होंने एडेनिन, दूसरा ऑप्शन लिखा बेटा यूरेसिल, तीसरा लिखा बेटा इन्होंने थायमीन, एंड चौथा ऑप्शन लिखा बेटा इन्होंने साइटोसिन। क्या लिखा है,
साइटोसिन। तो बेटा क्या होता है, डीएनए है ना, तो डीएनए में बेटा क्या होता है, एडेनिन होता है, थाइमीन होता है, साइटोसिन होता है और इसके अलावा ग्वानिन होता है, लेकिन यूरेसिल ये नहीं होता है। तो कौन सा क्षारक नहीं होता है, यूरेसिल नहीं होता है। क्लियर हो गया, जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। अब देखो बेटा इसी के साथ आगे चलते हैं। आपका आप क्वेश्चन नंबर आ जाएगा बेटा 13 नंबर का। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है बेटा हमने कि दो एमीन अम्लों की परस्पर क्रिया से बनने वाले बंध को बनने वाला बंध है। पहला देखो लिखा है बेटा आयनिक बंध, दूसरा लिखा बेटा ग्लाइकोसाइडिक बंध, तीसरा लिख रखा है बेटा इन्होंने हाइड्रोजन बंध, एंड चौथा ऑप्शन दे रखा है बेटा इन्होंने पेप्टाइड बंध। देखो बेटा दो एमिनो अम्ल, तो बेटा दो एमिनो अम्ल परस्पर किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं, दो एमिनो अम्ल बेटा परस्पर पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर पे लिखा बेटा कि विटामिन B1 है, पहला ऑप्शन दिया है इन्होंने बेटा थायमीन, दूसरा ऑप्शन दिया बेटा इन्होंने राइबोफ्लेविन, तीसरा ऑप्शन दिया बेटा इन्होंने एस्कार्बिक अम्ल, एंड चौथा ऑप्शन जो दिया बेटा इन्होंने दिया है वो प्रीडॉक्सिन। हो गया। तो बेटा विटामिन बी वन क्या है बेटा आपका थायमीन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा कि कोशिका के आनुवांशिक गुणों के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। तो आनुवांशिक गुणों के लिए भाई क्या उत्तरदायी है, तो पहला लिखा है आरएनए, दूसरा है बेटा आपका डीएनए, तीसरा है बेटा आपका प्रोटीन, एंड चौथा लिखा है इन्होंने विटामिन। तो बेटा आनुवांशिक गुणों के लिए अगर हमें नियंत्रण करना है तो उसके लिए क्या उत्तरदायी है बेटा डीएनए। क्या है डीएनए। आगे देखो बेटा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और लास्ट क्वेश्चन है। तो आगे लिखा है बेटा अगला क्वेश्चन है कि गोलिकाकार प्रोटीन में कौन सा बंध पाया जाता है या कौन सा बंध होता है। तो पहला लिखा है बेटा आपका हाइड्रोजन बंध, दूसरा ऑप्शन है आपका बेटा वांडरवाल आकर्षण, तीसरा है बेटा आपका डाई सल्फाइड बंध और चौथा लिखा है बेटा उपरोक्त सभी। चौथा क्या लिखा है उपरोक्त सभी। तो बेटा जो आपका गोलिकाकार प्रोटीन होता है उसमें हाइड्रोजन बंध भी होता है, वंडरवाल आकर्षण भी होता है, डाइसल्फाइड बंध भी होता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा डी। तो ये था आपका बेटा पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन। टोटल आपके बेटा 16 क्वेश्चन आते हैं तो उनके विद आंसर ये रहे, ठीक है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा फिर आपको रिक्त स्थान बताते हैं। अब देखो बेटा
इसी के साथ हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आएगा बेटा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। और ये बेटा आपके 10 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक आधे नंबर का होगा, तो ओवरऑल ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। चलो देखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन लिखा है इन्होंने, फर्स्ट नंबर, पहले ही रिक्त स्थान है ए नंबर में, और इन्होंने कहा है यौगिक प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रकृति में प्रचुर यानी कि अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, या ये कहते हैं पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो बेटा इसका आंसर जानते हो क्या हो जाएगा, जो बेटा आपका सेलुलोज है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रकृति में पाया जाता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे बेटा, सेलुलोज, ठीक है ना। सेकंड देखो बेटा, बी नंबर क्या है, सेकंड आपका क्वेश्चन है बेटा कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, लिंकेज एक डॉट डॉट और फिर लिखा है लिंकेज है। तो बेटा जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है वो कैसा है आपका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, जो आपका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है बेटा वो कौन सा लिंकेज है, ईथर लिंकेज है। कौन सा है, ईथर लिंकेज। आगे देखो बेटा थर्ड नंबर, थर्ड नंबर में लिखा है कि माल्टोज से बना, सॉरी माल्टोज से, सॉरी माल्टोज के बाद है आपका खाली स्थान, माल्टोज से बना होता है, से बना होता है। तो इसके लिए आपका बेटा क्या हो जाएगा, माल्टोज किससे बना होता है बेटा, दो अल्फा या डी लिख दो, दो डी ग्लूकोज से, किससे बना होता है बेटा, दो डी ग्लूकोज से बना होता है। आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं बेटा। देखा कि सुक्रोज का सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस उत्पाद रिक्त स्थान है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, देखो हाइड्रोलिसिस को हम हिंदी में कहते हैं बेटा जल अपघटन, इस चीज को याद रखना। तो बेटा ये रिएक्शन कई बार पड़ी है कि आपने शर्करा यानी कि C12H22 वगैरह लिया और इन्वर्टेज एंजाइम द्वारा उसका जल अपघटन कराए, तो आपको क्या मिलता है बेटा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पर लिखोगे उत्पाद ग्लूकोज व फ्रक्टोज बनता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। आगे देखो बेटा फिफ्थ नंबर, ई नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहले स्थान फिर लिखा है इन्होंने हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। अब देखो बेटा हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, मतलब यहाँ पर ये आंसर के रूप में उस यौगिक का नाम पूछना चाह रहे हैं। तो वो यौगिक कौन है बेटा आपका, एल्किल एमाइड। क्या है बेटा, एल्किल एमाइड जो है ना, वो आपका कौन सा हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। आगे देखो बेटा एफ नंबर लिखा है आपका एथिलएमीन की, एथिलएमीन की ईथर में मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, सॉरी ब्रोमाइड नहीं है, आयोडाइड है, आयोडाइड से क्रिया कराने पर डॉट डॉट बनता है। अब देखो बेटा अगर हम एथिल एमीन लें, एथिल है या मैथिल, एथिल है, तो C2H5NH2। अब इसकी क्रिया हम बेटा मैथिल यानी कि CH3MgI के साथ कराएं तो क्या बनेगा। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, एक H, इसको हम ऐसे दिखा देते हैं NH2 को, यहाँ से CH4 और क्या बन जाएगा बेटा आपका, पहले तो CH4
और प्लस फिर आपका बनेगा बेटा C2H5N, N के साथ एक के साथ H और एक के साथ जुड़ जाएगा MgI। तो ये बना बेटा आपका क्या, मेन प्रोडक्ट CH4। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा CH4, यानी कि मेथेन बनता है। क्या बनता है, मेथेन। चलो बेटा आगे देखते हैं। H नंबर आपका क्वेश्चन है, सॉरी F के बाद G आता है, सॉरी G नंबर क्वेश्चन है बेटा C2H5COOH प्लस डॉट डॉट, और इन्होंने ऊपर लिख रखा है सांद्र H2SO4 और बना रहे हैं C2H5NH2 प्लस N2। अब देखो बेटा, इन्होंने ये कहा है कि अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल लें और कार्बोक्सिलिक अम्ल से एमीन बना रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल से एमीन बनता है, तो इस रिएक्शन को हम सिमिट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सिमिट अभिक्रिया। तो सिमिट अभिक्रिया में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो रिएक्शन है ना वो हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराते हैं। किसके साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल, यानी कि N3H, इसका नाम है बेटा हाइड्रोजोइक अम्ल। तो हाइड्रोजोइक अम्ल होगा यानी कि N3H होगा। तो अब जब हम यहाँ N3 लिखेंगे तो क्या होगा, फिर देखो यहाँ से C2H5N, एक ये H और एक ये H, तो क्या हो जाएगा बेटा NH2, दो N बच जाएंगे, वो N2 ये निकल गया। साथ ही साथ क्या होता है बेटा, यहाँ CO2 भी निकलती है। तो ये रिएक्शन ऐसे बैलेंस होती है। क्लियर। लेकिन इन्होंने तो मेन प्रोडक्ट यहाँ पर ये पूछा कि रिएक्टेंट क्या होगा, तो वो होगा आपका हाइड्रोजोइक अम्ल। अब देखो बेटा आगे चलते हैं H नंबर पे। H नंबर लिखा कि बुर्ज अभिक्रिया में, बुर्ज अभिक्रिया में ब्रोमोएथेन, ब्रोमोएथेन डॉट डॉट, ब्रोमोएथेन डॉट देता है। अब देखो बेटा बुर्ज अभिक्रिया में क्या होता है कि एल्किल हैलाइड लेते हैं। अब एल्किल हैलाइड में इन्होंने ब्रोमोएथेन दिया ना, तो अपन ब्रोमोएथेन ले लेते हैं, यानी कि C2H5Br और C2H5Br। इसकी क्रिया 2NaX कराओ, 2Na से कराओगे तो 2NaBr निकल जाएगा। ये अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में होती है बेटा। तो C2H5 ये वाले, ये भी C2H5, ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो C2H5 C2H5, इसको आप ऐसे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, CH3 CH2 CH2 CH3, 4 कार्बन का एल्केन क्या बनता है बेटा, ब्यूटेन बनता है। तो इसका मतलब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ब्रोमोएथेन क्या देता है बेटा आंसर में, आंसर में लिखोगे आप ब्यूटेन देता है। क्या देता है बेटा, ब्यूटेन देता है। ठीक है ना। एच के बाद आई नंबर पे चलते हैं बेटा। आई नंबर लिखा कि जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। अब जेम डाई हैलाइड की अगर हम बात करें, है क्या बेटा, डॉट डॉट होता है। जेम डाई हैलाइड क्या होता है बेटा, तो हमने बताया था कि आपका एक ऐसा कार्बन जिस पर दोनों के दोनों हैलोजन जुड़े हो, यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा, एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन जुड़ गए, ये आपका जेम डाई हैलाइड होता है। इसके बाद लास्ट है बेटा आपका लिखा है बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन डॉट 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 नहीं देता है। अब बेटा बेंजोफिनोन नहीं देता है, क्या नहीं देता बेटा, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म में भी अगर हम स्पेशली बात करें ना बेटा, तो हो जाएगा आपका आइडोफॉर्म अभिक्रिया। तो आप आइडोफॉर्म लिखोगे तो ज़्यादा बेस्ट माना जाएगा। तो ये थे बेटा आपके रिक्त स्थान। आप बेटा जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अब देखो बेटा इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 3, अति लघु त्रिप्रश्न। ये बेटा 8 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, तो टोटल 8 नंबर का होगा ये। तो अब देखो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि एल्किल समूह समान होने पर विभिन्न प्रकार के एल्किल हैलाइडों के क्वथनांक का क्रम लिखिए। समझ गए ना। अगर एल्किल हैलाइड में एल्किल समूह समान हो और हैलाइड यानी कि हैलोजन अलग अलग हो, हैलोजन F हो, Cl हो, Br हो, I हो, लेकिन R कैसा होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। समझ गए ना। तो इनके क्वथनांक का क्रम क्या होगा, तो बेटा सबसे ज्यादा क्वथनांक होगा Ri का और सबसे कम होगा किसका, Rf का। क्लियर, क्रम ये लिखा ही है। आगे देखो बेटा लिखा बेटा कि समावयव हेलो एल्केन में शाखन बढ़ने पर, मतलब हेलो एल्केन समावयव होना चाहिए, मतलब उनका अणुसूत्र समान होना चाहिए। लेकिन अगर बेटा आप क्या कर उसमें शाखाएं बढ़ा रहे हो तो क्वथनांक कम होता है, क्यों,
शाखाएं बढ़ाने पर क्या होता है बेटा कि जो आपका अणु होगा ना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाएगा। और जब बेटा क्या हो जाएगा, शाखा बढ़ाने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा तो बेटा अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, क्वथनांक कम हो जाता है। तो वही देखो बेटा लिखा है कि शाखाएं बढ़ने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है में अंतरा आणविक आकर्षण जो है ना वो कम हो जाता है, अतः क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे देखो बेटा लिखा है कि बेंजीन रिंग बी आर जुड़ा है दूसरे, जैसे मान लो इसको हम ऐसे मान लेते हैं, इसको मान लेते बेटा 1, इसको मान लेते 2, 1 पे बी आर 2 नंबर वाली कार्बन जुड़ा है, ये 4 कार्बन का ब्यूटाइल समूह का आईयूपीएसी नाम लिखो। तो बेटा हमने आईयूपीएसी आगे ही लिख दिया, क्या हो जाएगा बेटा 1 ब्रोमो और 2 1 2 3 4 कार्बन का ब्यूटिल, तो 1 ब्रोमो 2 सॉरी हाँ 2 पे जुड़ा है, तो 2 ब्यूटिल और किस पे जुड़ा है बेटा, बेंजीन पर। तो इसका क्या हो जाएगा आईयूपीएसी नेम 1 ब्रोमो 2 ब्यूटिल बेंजीन। आगे चलते बेटा, आगे लिखा है आपका कि प्राथमिक एमीन का क्वथनांक तृतीयक एमीन से अधिक होता है क्यों। जो आपका प्राथमिक एमीन है ना इसका क्वथनांक तृतीयक एमीन से ज्यादा होता है। तो प्राथमिक एमीन क्या होता है बेटा, ये RnH2, तृतीयक क्या होता है R3N। तो बेटा यहाँ पर प्राथमिक एमीन में क्या है, 2 हाइड्रोजन परमाणु है, ये क्या करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन नाइट्रोजन तृतीयक की अगर बात करें तो इसके नाइट्रोजन में कोई हाइड्रोजन नहीं होता, तो ये हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण प्राथमिक एमीन का क्वथनांक ज्यादा होता है, किससे, तृतीयक एमीन से। तो देखो वही लिखा बेटा कि प्राथमिक एमीन का क्वथनांक तृतीयक एमीन से अधिक होता है क्योंकि प्राथमिक एमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है जबकि तृतीयक एमीन में नहीं। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखो बेटा लिखा है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक किसे कहते हैं। तो बेटा क्या होता है C6H5SO2Cl, समझ गए ना, C6H5SO2Cl। अगर आप चाहो तो इसकी स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, जैसे ये C6H5 हो गया, ये SO2 हो गया, ये Cl, इसका नाम है बेटा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, वो हमने ये लिख रखा है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको ही हम बेटा हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। आगे देखो लिखा बेटा कि निम्नलिखित को उनकी क्षारीय सामर्थ्य के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बेटा घटता हुआ क्रम। किस किस को करना है, तो अमोनिया है बेटा, एनिलीन है, डाई एथिल एमीन है और ये एथिल एमीन है। तो इनको हमें अरेंज करना है किसके, क्षारीय सामर्थ्य के। तो बेटा यहाँ पर क्या देखो 2 एथिल ग्रुप है ना, डाई लिखा है तो 2 एथिल ग्रुप है, इसका मतलब इसमें प्लस आई प्रभाव ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा ये। इसके बाद हो जाएगा बेटा एथिलेमीन, इसके बाद अमोनिया और सबसे लास्ट में जाएगा आपका एनिलीन, क्योंकि एनिलीन में C6H5 माइनस आई प्रभाव दर्शाता है तो ये अम्लीय गुण भी दर्शाएगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो जाएगा बेटा C2H5 का होल थ्राइस NH का, उससे कम C2H5NH2 का, उससे कम अमोनिया का, सबसे कम हो जाएगा एनिलीन का। क्लियर हो गया बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड की संरचना बनाइए। तो बेटा दूध में उपस्थित क्या होता है बेटा, डाइसैकेराइड है लैक्टोज, अर्थात ये पूछना चाह रहे हैं कि लैक्टोज की संरचना बनाइए। तो बेटा हमने लैक्टोज लिया और उसकी संरचना बना दी, लैक्टोज की ये है आपकी संरचना, सबको संरचना तो पता ही होगी। करना क्या बेटा, वैसे लैक्टोज में क्या होता है आपका, बताओ बेटा लैक्टोज में क्या होता है आपका, 2 अणु होते हैं आपके, क्लियर है ना, ग्लूकोज के, वो दोनों के दोनों आपको ये जुड़ गए, ठीक है ना। आगे देखते हैं बेटा, आगे लिखा बेटा विटामिन B12 की कमी से होने वाली बीमारी का नाम। विटामिन B12 की बात करें ना तो विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है बेटा, पर्नीशियस एनीमिया, यानी कि रक्त में थक्का नहीं बनता। आगे देखो बेटा आपका आएगा सेक्शन नंबर B लघु उत्तरी प्रश्न, और इसमें 12 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 का होगा, तो टोटल आपका बेटा 18 नंबर का आएगा। इस क्वेश्चन को देखो बेटा, ये सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके पेपर में। तो लिखा बेटा साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की तुलना में क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है क्यों। तो देखते हैं बेटा साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड में जो बेटा C और Cl बंध है, मतलब कार्बन और हैलोजन के बीच जो बंध आता है उसमें कार्बन sp3 संकृत होता है, जबकि बेटा क्लोरोबेंजीन में जो आपका कार्बन और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड होता है वो वाला कार्बन आपका sp2 संकृत होता है। अब sp2 संकृत होने के कारण क्या होता है बेटा, इसमें S लक्षण ज्यादा रहते हैं, और बेटा जिस संकरण में S लक्षण ज्यादा होता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ज्यादा होती है। तो वही हमने लिखा है बेटा, तो S संकृत कक्षक होता है, sp2 संकृत कक्षक होता है, sp2 संकृत कार्बन पर S लक्षण अधिक होने के कारण विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाती है बेटा, ज्यादा हो जाती है, जिससे द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि क्लोरोफॉर्म को बंद रंगीन बोतलों में रखा जाता है। रंगीन में क्यों रखते बेटा? क्योंकि जो कलर्ड बोतल होती है ना बेटा, उससे सूर्य का प्रकाश जो है ना प्रवाहित नहीं होता या उसमें प्रवेश नहीं होता। जब बेटा सूर्य का प्रकाश उसमें अंदर जाएगा नहीं तो क्या होगा बेटा? तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण नहीं होगा, क्योंकि बेटा क्लोरोफॉर्म क्या करता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर के फॉस्जीन गैस बनाता है, और जो कि गैस कैसी होती है? जहरीली। तो बेटा हम इसकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया को रोकने के लिए ही हम क्या करते हैं? इसको रंगीन बोतलों में रखते हैं। इसका आंसर कितना लिखोगे अब उसकी बात कर लेते हैं। तो आप लिखोगे कि बेटा क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर जहरीली गैस फॉस्जीन बनाता है। आगे लिखा बेटा कि SN1 व SN2 अभिक्रिया में अंतर लिखिए। तो SN1 और SN2 में हम बेटा अंतर लिखेंगे बिल्कुल। तो हम सबसे पहले SN1 की बात करते हैं। तो SN1 में जो मध्यवर्ती बनता है बेटा वो कार्ब धनायन बनता है, जबकि SN2 में मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनती है। सेकंड अगर आप चाहो तो लिख सकते हो बेटा कि SN1 में एल्किल हैलाइड की जो क्रियाशीलता है ना वो होती है तृतीयक एल्किल हैलाइड, फिर द्वितीयक, फिर प्राथमिक एल्किल हैलाइड। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक। लेकिन अगर हम बेटा SN2 की बात करें तो उसमें प्राथमिक, द्वितीयक और क्या होती है? तृतीयक। और भी अगर आप अंतर लिखना चाहो तो बेटा लिख सकते हो। कैसे? जैसे मान लो कि अगर हम SN1 की बात करें तो SN1 जो है ना बेटा वो आपकी एकाणुक अभिक्रिया होती है, लेकिन अगर हम SN2 की बात करें तो बेटा ये क्या होती है आपकी? ये द्वि-अणुक अभिक्रिया होती है। ये क्या होती है? द्वि-अणुक अभिक्रिया होती है। और भी अगर आप लिखना चाहो कि SN1 में बेटा जो आपका दर निर्धारक पद है उसमें केवल और केवल एल्किल हैलाइड भाग लेता है, लेकिन SN2 अभिक्रिया में जो दर निर्धारक पद होता है वो नाभिक स्नेही अभिकर्मक और एल्किल हैलाइड दोनों होते हैं। क्लियर है ना? तो बेटा इसका आप आंसर इस तरीके से लिखोगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर आगे चलते हैं। इसी के साथ देखो बेटा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है बेटा आपकी, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि C2H5Cl यानी कि एथिल क्लोराइड की तुलना में C6H5Cl यानी कि क्लोरोबेंजीन, क्लोरोएथेन की तुलना में क्लोरोबेंजीन जो है ना वो बेटा नाभिक स्नेही अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील है। समझाइए। यानी कि बेटा जो आपका एथिल क्लोराइड है या हम क्लोरोएथेन कह दें या हम ये कह दें कि आपका बेंजिल क्लोराइड या सॉरी क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन जो है ना बेटा वो नाभिक स्नेही अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील है। क्यों? क्योंकि होता क्या बेटा कि क्लोरोबेंजीन क्या करता है बेटा? अनुनाद प्रदर्शित करता है। तो अनुनाद प्रदर्शित करने के कारण ये क्या करता है बेटा? बेंजीन रिंग का जो कार्बन है और Cl है इनके बीच क्या होता है बेटा? आंशिक द्वैबंध का गुण आ जाता है, जिससे क्या होता है बेटा? इन बंध को तोड़ना किसके कंपेरिजन में? एथिल क्लोराइड की कंपेरिजन में थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए ये बेटा क्या है? कम क्रियाशील है। तो देखो इसको आप लिखोगे कैसे बोर्ड में? तो आप इसको ऐसे लिख के आओगे कि बेटा जो आपका क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरोबेंजीन में अनुनाद के कारण आंशिक द्वैबंध का गुण आ जाता है, जिससे CCl बंध का टूटना C2H5Cl की तुलना में कठिन हो जाता है। इसलिए एथिल क्लोराइड की तुलना में आपका क्लोरोबेंजीन नाभिक स्नेही अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होता है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ग्रेवियल थैलिमाइड संश्लेषण अभिक्रिया का अभिक्रिया लिखिए। अभिक्रिया लिखने तो क्या किया? थैलिमाइड लिया, बेंजीन रिंग COCO और NH। हमने इसकी कंपाउंड की क्रिया कराई बेटा थैलिमाइड की KOH के साथ। तो बेटा क्या हो जाएगा? यहाँ से H और ये वाला OH H2O निकल गया माइनस, और ये K आ गया H की जगह पर। तो ये बन गया बेटा आपका पोटेशियम थैलिमाइड। क्या बन गया बेटा? पोटेशियम थैलिमाइड बना। इसी क्रिया में एल्किल हैलाइड के साथ कराएंगे तो बेटा यहाँ से K और ये X, KX निकल गया, R जुड़ गया, तो ये बना बेटा आपका एल्किल थैलिमाइड। क्या बना बेटा? एल्किल थैलिमाइड। और इसका जल अपघटन करा दो, चाहे जल अपघटन करा दो चाहे बेटा आप NaOH के साथ क्रिया करा दो, तो H तो जुड़ जाएंगे इधर, ये वाला बॉन्ड टूटा बेटा इधर, तो इधर जुड़ गया H, इधर OH। सेम इधर ये वाला बॉन्ड टूटा, इधर H इधर OH, तो RN ये वाले दोनों H, तो RNH2 प्राइमरी एमीन बन गया। और बेटा ये आपका क्या बन गया? थैलिक अम्ल। ये क्या बन गया बेटा? थैलिक अम्ल। अगर हम NaOH के साथ कराते तो क्या निकलता बेटा आपका? तो आपका निकलता सोडियम थैलेट। क्लियर हो गया? आगे चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बेटा जो आपका एथिल एमीन है ना वो जल में तो घुलनशील है परंतु एनिलीन जल में होता। तो होता क्या बेटा कि जो एथिल एमीन है ना तो एथिल एमीन क्या करता है? जल के अणु के साथ जुड़ करके हाइड्रोजन बंध बना लेता है, या ये कहते हैं कि वो जल के अणु में हाइड्रोजन बंध बनाता है इसलिए विलेय है। लेकिन बेटा अगर हम एनिलीन की बात करें तो एनिलीन क्या करता है बेटा? एनिलीन में जो बेंजीन वो हाइड्रोजन बंध का
क्या करती है बेटा, विरोध करती है, मतलब वो हाइड्रोजन बंद नहीं बनने देती है, इसलिए क्या होती है, वो जल में घुलनशील नहीं है। तो आप लिखोगे कैसे, तो उसको ये देख लेते हैं। देखा बेटा, एथिल एमीन जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाती है इसलिए विलेय है, जबकि एनिलीन में बेंजीन वाले हाइड्रोजन बंध बनने का क्या करती है बेटा, विरोध करती है, इसलिए ये क्या है, अविलेय है। अगला क्वेश्चन है बेटा कि मेथिल एमीन की अम्लीय प्रकृति को दर्शाने वाली अभिक्रिया। वैसे आप मेथिल एमीन सारी होता है, लेकिन ये बेटा कुछ प्रबल क्षार होते हैं, उनके लिए ये अम्ल की तरह भी बिहेव करती हैं। तो वो रही आपकी रिएक्शन कौन सी, आप वो देखते हैं। तो मेथिल एमीन लिया, इसकी क्रिया हम सोडियम धातु से कराते हैं। सोडियम धातु से कराएंगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ से दो अणु लिए तो 2H निकालते हैं हम, क्योंकि NCH3 के 2 अणु थे, वो ये रहे। NH2 को देखो ऐसे लिखते थे हम बेटा, NH और H हो गया NH2, 2 अणु थे तो 2 NH हमने ये जोड़ दिए NH, और यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, 2 Na ले लिए तो 2 Na ये जुड़ गए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये 2 अणु से ये 2 हाइड्रोजन निकलेंगे ना, तो वो हमने ये H2 निकाल दिया। ये जो बना इसका नाम है बेटा N-मेथिल सोडामाइड। क्या बना, N-मेथिल सोडामाइड। तो ये अम्लीय प्रकृति दिखाती है, क्योंकि ये बेटा ये क्या है, Na सोडियम क्षार है, तो क्षार अम्ल से ही क्रिया करेगा। नेक्स्ट लिखा बेटा हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया लिखिए। हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया क्या होता है बेटा कि एल्केनामाइड, या ये हम कह दें कि एसिटामाइड, ये जैसे मालूम यहाँ CH3 ले लेते, ठीक है ना, कि क्रिया ब्रोमीन तथा कास्टिक सोडा के साथ कराने पर, या हम ये कह दें कि NaOH या KOH के साथ कराने पर प्राथमिक एमीन बनती है। इस अपक्रिया को हम बेटा हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट लिखा बेटा अल्फा डी ग्लूकोज की हार्वर्ट संरचना बनाइए। तो अल्फा डी ग्लूकोज है ना बेटा, अल्फा में क्या होता है, H ऊपर होता है और OH कहाँ होता है, नीचे। बाकी आपका सेम HOH HOH OH, तीसरे नंबर वाला कार्बन अपोजिट होता है बेटा, HOH और HCH2OH। ये रही आपकी अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो बेटा नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा कि एंजाइम की क्रिया विधि समझाइए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, एंजाइम की क्रिया विधि आप सभी समझा सकते हो। एंजाइम की क्रिया विधि जो है ना बेटा, वो किससे, चाबी ताला सिद्धांत से समझ सकते हो आप। तो उसमें होता है कि आपका एंजाइम जो है ना, वो पहले सबसे पहले क्रिया कारक से रिएक्ट करता है, अर्थात जो आपका एंजाइम है बेटा, वो फर्स्ट स्टेप चल रहे हैं, वो सब्सट्रैक्ट से क्रिया करके क्या बनाता है, ES बनाता है। क्लियर है, ये मध्यवर्ती बनता है। फिर क्या होता है बेटा, जो आपका ES है वो किस में कन्वर्ट होता है, बोलो बेटा, जो आपका ES है ये कन्वर्ट होता है बेटा किस में, आपका EP में, ठीक है। और फिर EP आपका टूट जाता है बेटा किस में, E+ में और P में। E अलग निकल जाता है और आपका P जो है ना वो प्रोडक्ट बन जाता है। सिंपल सा है, इसको आप खुद करोगे। अगर आपको ये क्वेश्चन ना आए बेटा तो आप हमें कमेंट में जरूर बताओगे। आगे देखो लिखा बेटा विटामिन C संचित नहीं हो सकती, इसका कारण क्या है। विटामिन C हमारे शरीर में संचित नहीं होती है, इसका कारण क्या है। तो होता क्या है बेटा, अगर हम बात करें नॉर्मल, तो जो आपका विटामिन C होता है ना बेटा, वो होता है मोस्टली एस्कार्बिक अम्ल, क्योंकि विटामिन C में कौन सा अम्ल होता है, एस्कार्बिक अम्ल। और एस्कार्बिक अम्ल क्या होता है बेटा, जल में घुलनशील होता है। अब जब वो जल में घुलनशील होता है तो क्या होता है बेटा, वो मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। बाहर निकल गया तो वो हमारे शरीर में संचित नहीं रह पाया, तो यही कारण है। तो देखो बेटा लिखा है कि विटामिन C एस्कार्बिक अम्ल है जो जल में घुलनशील होता है, अतः यह मूत्र मार्ग से क्या होता है बेटा, बाहर निकल जाता है, इसलिए विटामिन C शरीर में संचित नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा बेटा ग्लूकोज से कैसे प्राप्त करोगे, क्या, ग्लूकोनिक अम्ल और नॉर्मल हेक्सेन। तो बेटा ग्लूकोनिक अम्ल के लिए क्या करें, एक ही आपकी, उसका हम ऑक्सीकरण करा दें ब्रोमीन जल के साथ, तो CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में, बन गया आपका ग्लूकोनिक अम्ल। ये ग्लूकोनिक अम्ल है। दूसरा नॉर्मल हेक्सेन बनाना है तो हम क्या करेंगे बेटा, तो हम क्या करेंगे, ग्लूकोज का अपचयन कराएंगे HI द्वारा, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। तो वही किया हमने, HI द्वारा इसका अपचयन कराया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो नॉर्मल हेक्सेन मतलब सारे के सारे कार्बन सीधी रेखा में जुड़ गए। तो ये था बेटा आपका सेक्शन B। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर सेक्शन C की ओर चलते हैं। अब देखो बेटा इसी के साथ हम बात करते हैं सेक्शन C की। सेक्शन C में क्या होता है, दीर्घ उत्तरी टाइप के प्रश्न आएंगे, 3 नंबर का 3 ही क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 9 नंबर हो गए। तो बेटा आपको ये नहीं सोच के हैरान होना है कि 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बेटा होता क्या है कि बस क्वेश्चन 3 नंबर का है, लेकिन उस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो डिपेंड करता है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, हिंट दे दूं कि केमिस्ट्री में 1.5 नंबर से बड़ा कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है वो 1.5 नंबर का है। अब जैसे मान लो हम 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो देखो इन्होंने क्वेश्चन नंबर 16 में 1, 2 और 3 क्वेश्चन दे दिए, मतलब सारे के सारे 1-1 नंबर के हो गए, समझ गए ना।
तो क्वेश्चन 1 या 1.5 नंबर का ही होगा। हो गया। तो देखो बेटा पहला क्वेश्चन लिखा कि उस कार्बोहाइड्रेट का प्रकार बताइए जिसके जल अपघटन पर, मतलब एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट बताना है जिसके जल अपघटन पर 2 या अधिकतम 10 मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। तो बेटा ऐसा कौन सा सैकेराइड है जिसका जल अपघटन करने पर 2 से 10 मोनोसैकेराइड मिलते हैं? ओलिगोसैकेराइड। तो उसका आंसर हमने ये लिख दिया। आगे देखो लिखा बेटा ग्लूकोज में उपस्थित उस क्रियात्मक समूह का नाम को जिसके कारण यह टोलेन अभिकर्मक के साथ परीक्षण देता है। तो बेटा टोलेन अभिकर्मक या फैलिंग के साथ ग्लूकोज किस ग्रुप के कारण? एल्डिहाइड समूह के कारण क्या करता है? परीक्षण देता है। तो बेटा दूसरा आंसर लिख दिया हमने एल्डिहाइड समूह। और तीसरा लास्ट लिखा बेटा प्रकृति में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? प्रकृति में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं जो चखने पर मीठे नहीं होते? उन्हें हम अशर्करा कहते हैं। जो स्वाद में मीठे नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं? अशर्करा। उन्होंने कहा है कि एक उदाहरण लिखो, तो एक उदाहरण कहां से निकाल लोगे आप? तो बेटा अशर्करा, जिसको हम पॉलीसैकेराइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि सारी पॉलीसैकेराइड क्या होती है? स्वाद में चखने पर मीठी नहीं होती। एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा आपका क्या? स्टार्च। अब आगे आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पे लिखा है कि क्या होता है जब एथिलएमीन निम्न अभिकर्मक से क्रिया करता है? केवल समीकरण लिखनी है। जैसे पहला है कि बेटा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, दूसरा है नाइट्रस अम्ल और तीसरा है आयोडोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा? इसका आंसर नंबर फर्स्ट लिखने की कोशिश करते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो एथिलएमीन लेते हैं बेटा हम। एथिलएमीन क्या हो जाएगा बेटा आपका? C2H5NH2। सल्फोनिल क्लोराइड क्या हो जाएगा बेटा? बेंजीन रिंग पर क्या जुड़ा हो? सल्फर के साथ SO2 और Cl। तो बेटा क्या हो जाएगा? अब इसे NH2 को हम ऐसे दिखा देते ताकि यहां से हम दिखा दें कि HCl निकल गया। तो क्या हो जाएगा बेटा? HCl निकल जाएगा। तो ये जैसा लिखा है वैसा ही लिख दो, C2H5NH और फिर ये जोड़ दो बेटा आप बेंजीन रिंग। देखो बेटा ये SO2 था तो बेंजीन रिंग, तो ये इसका नाम है बेटा N एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। क्या नाम है? बेंजीन सल्फोनेमाइड। तो ये होता है। सेकंड देखो बेटा, सेकंड का इन्होंने नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया किसकी? एथिलएमीन की। तो फिर से एथिलएमीन ले लेते हैं बेटा, C2H5NH2 प्लस HNO2 नाइट्रस अम्ल। तो अभी क्या आ जाएगा बेटा? देखो यहां से C2H5 पहले तो हम लिख लेते हैं, C2H5 सॉरी, यहां से बेटा एक O और ये वाला H, तो OH क्या बन गया? एथिल अल्कोहल। यहाँ पर देखो बेटा एक ऑक्सीजन बचा ना, क्योंकि हमने केवल एक लिखा है। तो यहाँ से ये वाला H2 और ये वाला एक O क्या निकल जाएगा? H2O। अब क्या बचा बेटा? यहाँ पर भी ये N और ये N, तो प्लस में क्या निकल जाएगा? N2। तो ये हो गई आपकी नाइट्रस अम्ल से क्रिया किसकी? एथिलएमीन की। थर्ड क्या लिखा है बेटा? थर्ड लिखा है आयोडोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH से। तो पहले हम एथिलएमीन लेते हैं, C2H5NH2, आयोडोफॉर्म होता है बेटा CHI3 और फिर ले लेते हैं KOH, इसके 3 अणु ले लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा? ये कार्बोलैमिन अब क्रिया है बेटा, CH3N और ये वाला C, तो बन जाएगा C2H5NC, C2H5NC ये बन गया आइसोसाइनाइड। प्लस क्या हो जाएगा बेटा? 3K और 3I क्या निकल जाएगा? 3KI। अब क्या बचा बेटा? यहाँ पे 3O और देखो बेटा 2 हाइड्रोजन ये सॉरी 3OH ये और 2 हाइड्रोजन एक ये हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन 3H और 3OH क्या बना लेंगे बेटा? 3H2O। तो ये आपका आइसोसाइनाइड बना, ये एल्कोहल बना और ये इसको ज्यादा हो तो नाम लिख लो बेटा एथिल एल्कोहल और ये है बेटा एथिल साइनाइड। तो ये बना। क्लियर है बेटा? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं।